हाय, मैं कुशल हूँ आईसर भोपाल से और आज हम सिग्नल्स एंड सिस्टम्स कोर्स का मॉड्यूल 1.6 सीखेंगे। इस मॉड्यूल में हम देखेंगे कि हमारे पास अगर कोई आरएलसी सर्किट अगर दिया हुआ हो तो उसका इनपुट आउटपुट रिलेशन कैसे निकालते हैं। अब आप कहेंगे कि सिग्नल्स एंड सिस्टम्स कोर्स में ये आरएलसी सर्किट कहाँ से आ गया? सर्किट तो इलेक्ट्रॉनिक्स के कोर्स में होता है। लेकिन बात यह है कि आप कोई भी सिग्नल प्रोसेसिंग का एल्गोरिदम अगर आप हार्डवेयर में अगर इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको आरएलसी सर्किट्स या किसी और सर्किट एलिमेंट्स का सहारा लेना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली आप काफ़ी सारे और कॉम्प्लिकेटेड सर्किट डिज़ाइन कर सकते हैं, बट जो बेसिक सर्किट डिज़ाइन है वो आरएलसी सर्किट्स के थ्रू ही होता है। और जो सिग्नल्स एंड सिस्टम्स कोर्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट क्रूशियल कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको आप आरएलसी सर्किट्स के द्वारा भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने अपने क्लास 11-12 में सीखा होगा कि अगर आपके पास कोई आरएलसी सर्किट हो तो उसको सॉल्व करने के लिए हम केसीएल या केवीएल का इस्तेमाल करते हैं। केसीएल यानी किरचॉफ्स करंट लॉ और केवीएल यानी किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो मान लीजिए हमारे पास एक सिंपल सर्किट दिया हुआ है जिसमें सिर्फ रेजिस्टर है और कुछ भी नहीं है। तो ये हमारा सपोज हुआ R1, ये सपोज हुआ R2, ये हुआ इनपुट Vi और ये हमारा हुआ आउटपुट V0। अब हमें निकालना है V0 और Vi का रिलेशन। तो क्योंकि ये एक सिंपल रेजिस्टर सर्किट है तो यहाँ पे इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। तो आप मान लीजिए कि यहाँ पे करंट I फ्लो कर रहा है और यहाँ पे हम मान रहे हैं कि हमारे पास कोई लोड नहीं लगा हुआ है, तो उसे कहते हैं नो लोड कंडीशन। तो अगर वहां पे कोई लोड नहीं लगा हुआ है तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो करंट I R1 में फ्लो कर रहा है वही सेम करंट I R2 में फ्लो करेगा। यहाँ पे मैं फिर से एक बार आपको याद दिला दूं कि अगर आपने इस सर्किट में V0 जो हमारा आउटपुट टर्मिनल है वहां पे अगर आपने कोई लोड लगाया तो हमारा सर्किट का एनालिसिस चेंज हो जाएगा। तो सर्किट का एनालिसिस चेंज नहीं हो इसके लिए हम यूजुअली किसी भी सिग्नल प्रोसेसिंग सर्किट और लोड के बीच में एक आइसोलेटिंग एम्पलीफायर लगाते हैं जिससे कि उस सर्किट के कैरेक्टरिस्टिक्स में कोई फर्क ना पड़े। तो इसीलिए यहाँ पे हम अज्यूम करेंगे कि हमारा जो आउटपुट का जो टर्मिनल है इस टर्मिनल में से कोई करंट ड्रॉ नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से R1 और R2 में से जो करंट फ्लो कर रहा है वो सेम करंट फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पे अब हम अप्लाई कर सकते हैं केवीएल। केवीएल का मतलब क्या होता है कि आप अगर किसी भी सर्किट में अगर एक लूप में अगर जाएं, यानी कि जहां से आप शुरुआत करें वहीं से आके आप खत्म करें, तो जो टोटल वोल्टेज ड्रॉप है उस सर्किट का वो 0 होना चाहिए। और ये कहां से आता है? ये आता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। क्योंकि अगर टोटल वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस अ लूप अगर 0 नहीं होगा तो इसका मतलब है कि कहीं पे एनर्जी कंजर्वेशन का वायलेशन हो रहा है जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। तो यहाँ पे हम अगर अब केवीएल लगाते हैं, यानी कि जो टोटल वोल्टेज ड्रॉप है, अब यहाँ पे इस लूप में हमारे पास टोटल 4 एलिमेंट्स हैं। एक तो ये हो गया Vi, फिर एक है वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस R1, फिर है वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R2 और फिर है वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस कनेक्टिंग वायर। अब ये जो कनेक्टिंग वायर है इसके अक्रॉस तो वोल्टेज ड्रॉप विल बी 0, क्योंकि यहाँ पे ना कोई रेजिस्टर है, ना कैपेसिटर है, ना और कोई सर्किट एलिमेंट है। तो इसीलिए इसके बारे में हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो जो बाकी 3 एलिमेंट हैं उसके अक्रॉस हम अगर वोल्टेज ड्रॉप का इक्वेशन अगर लिखते हैं तो वो होगा Vi माइनस I इंटू R1 माइनस I इंटू R2 इज इक्वल टू 0। टोटल इज 0 अगेन बिकॉज हमारा जो एनर्जी है वो कंजर्व्ड है, तो जो टोटल वोल्टेज है अक्रॉस द लूप दैट हैज टू बी 0। और R1 और R2 के आगे हमने नेगेटिव साइन लगाया है क्योंकि हम जब करंट की दिशा में जब हम मूव करते हैं तो हमारा वोल्टेज ड्रॉप होता है, क्योंकि वोल्टेज करंट हमेशा
हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ जाता है। तो इसीलिए क्योंकि हम करंट की दिशा में जा रहे हैं इस लूप में, तो इसीलिए हमने वोल्टेज को नेगेटिव लिया हुआ है R1 और R2 के क्रॉस। तो इसे अब हम अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा I इज इक्वल टू VI बाई R1 प्लस R2। इससे हमको मिलता है V0 इज इक्वल टू R2 टाइम्स I विच इज इक्वल टू R2 बाई R1 प्लस R2 टाइम्स VI, यानी कि V0 बाई VI इज इक्वल टू R2 बाई R1 प्लस R2। तो ये है हमारा एक सिंपल इनपुट आउटपुट रिलेशन फॉर अ सिंपल सर्किट कंसिस्टिंग ओनली ऑफ रेजिस्टर्स। अब यहाँ पे हम इसे अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं कि हम अब सिर्फ दो रेजिस्टर की जगह पे R2 को एक और रेजिस्टर से हम पैरेलल में लगाते हैं। तो अभी हम एक सिमिलर सर्किट ड्रॉ करते हैं, R1 R2, और यहाँ पे एक और सर्किट लगाते हैं जिसे हम कहते हैं R3। तो ये हमारा फिर से वही है VI, और यहाँ पे है हमारा अगेन V0 विच इज आउटपुट। अब फिर से हमें अगर V0 बाई VI अगर निकालना है तो हम फिर से हम KVL KCL लगा सकते हैं। वापस से हम अब यहाँ पे लेंगे करंट I, लेकिन अब क्योंकि हमारा एक और सर्किट एलिमेंट R3 यहाँ पे लगा हुआ है, तो अब ये जो करंट है ये करंट अब R2 और R3 में बंट जाएगा। ये R2 और R3 में इक्वल शायद नहीं रहे। इसके लिए हमें यहाँ पे अब अज्यूम करना पड़ेगा कि यहाँ पे करंट है कुछ I1 और यहाँ पे करंट है कुछ I। अब क्योंकि हमारा करंट सेम नहीं है तो हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि ये है करंट कुछ I2 और ये है करंट कुछ I3। अगेन हम यहाँ पे नो लोड कंडीशन पे वर्क कर रहे हैं, तो हमारा जो ये टर्मिनल है इस टर्मिनल के वहां कोई करंट हमारा फ्लो नहीं कर रहा है। तो जो करंट I है वो I2 और I3 में फ्लो कर रहा है। अब आप पूछेंगे कि करंट I, I2 और I3 में क्या रिलेशनशिप है। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। एंड नॉन एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज। अब आपका ये जो नोड है, जिस नोड पे मेन करंट का जो बाइफर्केशन हो रहा है, अगर उस नोड पे अगर चार्ज का एक्यूमुलेशन नहीं हो रहा है, यानी कि उस नोड पे चार्ज जमा नहीं हो रहा है, जितना चार्ज आ रहा है लेफ्ट साइड से वो राइट साइड में फ्लो कर जा रहा है, अगर ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो फिर हम KCL अप्लाई कर सकते हैं, किरचॉफ सर्किट लॉ, जिसके द्वारा हम लिख सकते हैं कि I विल बी इक्वल टू I2 प्लस I3। तो इसे कहते हैं KCL, यानी कि किरचॉफ करंट लॉ। तो अब इस लॉ को यूज करके हम इस सर्किट को कैसे सॉल्व करें। तो यहां पे अब हम ये देख सकते हैं कि ये जो R2 है और R3 है, ये दोनों ही इसी टर्मिनल्स के अक्रॉस लगे हुए हैं, और ये कनेक्टिंग वायर है, इसके अक्रॉस कोई वोल्टेज ड्रॉप हो नहीं रहा। ये भी कनेक्टिंग वायर है, इसके अक्रॉस भी कोई वोल्टेज ड्रॉप हो नहीं रहा। यानी हम अगर इस लूप में अगर KVL लगाते हैं तो हम पाएंगे कि R2 के अक्रॉस जितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उतना ही वोल्टेज ड्रॉप R3 के अक्रॉस भी हो रहा है। यानी कि हम ये लिख सकते हैं कि I2 इंटू R2 इज इक्वल टू I3 इंटू R3। यानी कि हम अब इसको अगर ऊपर वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास आएगा I इज इक्वल टू I2 प्लस I2 इंटू R2 बाई R3।
तो अब इस सर्किट को सॉल्व करने के लिए हम वापस से अब केवीएल का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम अब इस लूप में केवीएल अगर अप्लाई करें तो हमारे पास इक्वेशन बनेगा वी आई माइनस आई आर वन माइनस आई टू आर टू इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे फिर हमारे पास जो आई की इक्वेशन है यहाँ पे, उसे हम अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अगर उसे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा वी आई माइनस आर वन इंटू 1 प्लस आर टू बाई आर थ्री इंटू आई टू माइनस आई टू इंटू आर टू इज इक्वल टू 0। अब इसे हम अगर थोड़ा सा अगर रीअरेंज करें तो हमारे पास बनता है आई टू इज इक्वल टू वी आई डिवाइडेड बाई आर टू प्लस आर वन इंटू आर टू प्लस आर थ्री डिवाइडेड बाई आर थ्री। इसे हम फिर थोड़ा सा हम रीअरेंज कर सकते हैं, उससे ये बन जाएगा आर थ्री डिवाइडेड बाई आर टू आर थ्री प्लस आर वन इंटू आर टू प्लस आर थ्री इंटू वी आई। और अभी हमारे पास क्योंकि I2 का एक्सप्रेशन आ गया है तो अभी हम V0 बड़ी आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि V0 विल बी इक्वल टू R2 इंटू I2 विच इज इक्वल टू R3 इंटू I3। तो अब हम अगर वो लिखते हैं तो हमारे पास बनेगा V0 इज इक्वल टू I2 इंटू R2 इज इक्वल टू R2 R3 divided by R2 R3 plus R1 into R2 plus R3 times VI। तो अब ये जो एक्सप्रेशन है ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है। अब सवाल है कि क्या हम इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो आंसर है हाँ, इसे आप एक सिंपल ट्रिक का इस्तेमाल करके आप इसे काफी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो क्या है वो ट्रिक, देखते हैं। तो अभी हमारे पास जो एक्सप्रेशन आया वो आया V0 बाई वी आई इज इक्वल टू R2 R3 डिवाइडेड बाई R2 R3 प्लस R1 टाइम्स R2 प्लस R3। तो अभी इसे हम अगर इस सर्किट को हम अगर गौर से देखें तो इस सर्किट में हमारा जो R2 एलिमेंट है और R3 एलिमेंट है ये दोनों एक ही नोड से कनेक्टेड हैं। इस कनेक्शन को, जैसा कि आप जानते हैं, इसे हम पैरेलल कनेक्शन कहते हैं कि अगर हमारे सर्किट एलिमेंट्स अगर सेम नोड्स के अक्रॉस अगर कनेक्टेड हों तो उन्हें हम पैरेलल में कहते हैं। तो जब दो सर्किट एलिमेंट्स जब पैरेलल में होते हैं तो उनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस या इफेक्टिव इंपीडेंस निकालने का एक सिंपल फॉर्मूला होता है। वो क्या फॉर्मूला होता है कि जब हमारा ये एक रेजिस्टर है R2 और दूसरा रेजिस्टर R3 जब सेम नोड्स के अक्रॉस अगर कनेक्टेड हो तो हम उनसे एक सिंगल रेजिस्टेंस से हम रिप्लेस कर सकते हैं R, जहां पे R को डिराइव करने का सिंपल फॉर्मूला है 1 बाई R इज इक्वल टू 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। यानी कि अगर हम इसे थोड़ा सा अगर रीअरेंज करें तो हमारे पास बन जाएगा R इज इक्वल टू R2 R3 डिवाइडेड बाई R2 प्लस R3।
अब हम अगर इस फॉर्मूले को देखें और इस फॉर्मूले को देखें तो हम देखेंगे कि हम इसे r के टर्म्स में लिख सकते हैं। वो कैसे लिख सकते हैं कि अब हम इस एक्सप्रेशन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को r2 प्लस r3 से हम डिवाइड करेंगे। तो हम इस r2 प्लस r3 को लेंगे और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इससे डिवाइड करेंगे। इससे हमारे पास क्या आएगा, r2 r3 डिवाइडेड बाई r2 प्लस r3 होल डिवाइडेड बाई r2 r3 बाई r2 प्लस r3 प्लस r1। तो यहाँ पे अब हमें पता है कि ये हमारा जो टर्म है r2 r3 बाई r2 प्लस r3 दैट इज इक्वल टू r। तो हम इसे अब r से रिप्लेस कर सकते हैं। तो अब हमारा ये बन जाएगा r डिवाइडेड बाई r प्लस r1। तो हम देख सकते हैं कि अब ये जो एक्सप्रेशन है दैट इज सेम एज जो पहले हमें मिला था अपने इस सिंपल से सर्किट के लिए जहां पे R1 और R2 दोनों सीरीज कनेक्शन में थे। तो यहाँ पे ये जो कनेक्शन था ये था सीरीज कनेक्शन। तो अब यहाँ पे हमारा जो एक्सप्रेशन है वो उस एक्सप्रेशन से एकदम सिमिलर है, बस फर्क इतना है कि यहाँ पे हमने इस पैरेलल कनेक्शन का इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाल के जब उसको हमने उस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट किया तो हमारे पास वैसा ही आंसर आ गया। अब सवाल है कि ये तो हमने बड़ी आसानी से रेजिस्टेंस के लिए कर लिया, लेकिन अगर हमारे पास अगर कैपेसिटेंस हो या इंडक्टेंस हो तब हम क्या करें ना। अच्छी बात यह है कि हम इंडक्टेंस और कैपेसिटेंसेस को भी इसी तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एक छोटा सा माइनर चेंज करके। वो चेंज क्या है, तो मान लीजिए कि आपके पास किसी सर्किट में सपोज यहाँ पे एक कैपेसिटेंस है, फिर इंडक्टेंस है, फिर यहाँ पे सपोज एक कोई रेजिस्टेंस है, फिर कैपेसिटेंस है। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा सर्किट है। अब इसे हम अगर पूरी तरह अगर सॉल्व करने जाएंगे तो हमारा काफ़ी एफर्ट लग जाएगा और शायद जिसकी ज़रूरत भी नहीं है। सपोज दिस इज सम R1, C1, L1, R2, C2 एंड सो ऑन। तो अब अच्छी बात क्या है कि हम सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशंस को यूज करके, जिसके बारे में हम अभी नहीं बताएंगे, इसका जो बेसिक रीजन है वो आपको बाद में बताएंगे, पर अभी आपको सिर्फ इतना बताएंगे कि ये करते कैसे हैं। तो सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशंस और कुछ ट्रांसफॉर्म्स का यूज करके हम ये दिखा सकते हैं कि जो कैपेसिटेंस होता है उसको आप इफेक्टिव इंपीडेंस के टर्म्स में लिख सकते हैं। यानी कि आपका यहाँ पे अगर कैपेसिटेंस लगा हुआ है तो उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं एक इफेक्टिव इंपीडेंस से Z1, जहां पे Z1 की वैल्यू होगी 1/j ओमेगा C1। अब ये J क्या है, J है वही हमारा इमेजिनरी नंबर जो कि हमने पहले एक मॉड्यूल में देखा था, इक्वल टू √-1। और ओमेगा क्या है, ओमेगा इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इनपुट। तो हमारा जो इनपुट सिग्नल है वो यूजुअली एसी सिग्नल होता है। तो अगर हमारा एसी सिग्नल अगर इनपुट है तो उसकी जो भी फ्रीक्वेंसी होगी उसे हम ओमेगा लेंगे और 1/j ओमेगा C1 उसकी इफेक्टिव इंपीडेंस बन जाएगी। और फिर जो इंडक्टेंस होता है, अगर वो कुछ L1 है सपोज, तो उसे भी आप एक इफेक्टिव इंपीडेंस से रिप्लेस कर सकते हैं। कुछ हम सपोज ये इसको हम Z2 अगर L2 अगर मानते हैं सपोज, तो इसको हम Z2 से रिप्लेस कर सकते हैं, तो जो हो जाएगा J ओमेगा टाइम्स L। तो ये फॉर्मूले कहाँ से आए ये हम आपको आगे जब हम ट्रांसफॉर्म्स पढ़ेंगे तब हम देखेंगे, बट अभी के लिए आप इनको अज्यूम कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास अगर इस तरह का कोई कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है तो हम उसे रिप्लेस करेंगे इफेक्टिव इंपीडेंसेस से। रेजिस्टेंस जो है वो रेजिस्टेंस ही रहता है, वो चेंज नहीं होता है। तो अब यहाँ पे जो कैपेसिटेंस है
वो बन जाएगा 1/j ओमेगा C1, ये बन जाएगा j ओमेगा L1, फिर ये बन जाएगा R2, ये बन जाएगा 1/j ओमेगा C2, और अभी हमने जो अभी अभी फॉर्मूला डिराइव किया था उसको यूज करके आप सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में इसका आप इफेक्टिव इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप आप निकाल सकते हैं। वो किस तरीके से कि हमारा यहाँ पे जो एलिमेंट है, ये जो एलिमेंट है ये बन जाएगा 1/j ओमेगा C1 प्लस j ओमेगा L1, और ये वाला जो एलिमेंट है वो बन जाएगा R2 प्लस 1/j ओमेगा C2। अब इन दोनों इम्पीडेंसेस को लेके आप अगर इस एक्सप्रेशन में अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे या फिर इस एक्सप्रेशन में अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको सिंपली इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप आपको आसानी से आ जाएगा। तो ये जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं सर्किट एनालिसिस के, ये बहुत ज़रूरी हैं, आप इनको अच्छे से समझिए और थोड़े से और सर्किट्स के लिए आप इनको प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आप अगर कोई सिग्नल प्रोसेसिंग सिस्टम अगर आप डिज़ाइन करते हैं और उसके आपको बिहेवियर को अगर स्टडी करना पड़ता है तो आप इस तरीके से उसको सॉल्व करके फिर उसका आप अलग अलग पैरामीटर्स को आप स्टडी कर सकते हैं, जिसके बारे में हम आगे के मॉड्यूल्स में और जानेंगे। थैंक यू।